नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस घटनाक्रम के पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुई घटनाक्रम में हमारे देश के अंदर जो घटनाक्रम घटा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला करके भारत के 26 इनोसेंट नागरिकों को धर्म के आधार पर पकड़ करके मारा गया और उनकी फैमिलियों के सामने उसको जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि भारत के अंदर वो धर्म के आधार पर एक डिवीजन क्रिएट कर सके, एक आपसी झगड़ा क्रिएट कर सके। हालांकि वो इसमें पूरी तरह बिल्कुल सफल नहीं हुए और भारत ने इसका जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसमें शामिल जितने भी आतंकवादी संगठन थे उनको आइडेंटिफाई करके भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर स्थित उनके जो मुख्य ठिकाने थे, जैसे कि जैश ए मोहम्मद का बहवालपुर में स्थित आतंकवादी संगठन का जो मुख्य ठिकाना था, उसको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नष्ट नाबूद कर दिया। इसके बाद के हुए घटनाक्रम को जानना उससे भी ज़्यादा रोचक है कि आखिर इस सब घटनाक्रम को जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो किस तरह से अंजाम देती है और कैसे यूपीआई, जिसको आप और मैं डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनका एक मुख्य टूल बन गया है आतंकवाद को फंडिंग करने का। और कैसे भारत का आम नागरिक जो डे टू डे बेसिस पर जाने अनजाने में हम कई सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हो सकता है आप और मैं किसी न किसी आतंकवादी फंडिंग के अंदर अनभिज्ञ तरीके से शामिल हो जाएं। बिकॉज ये सारा घटनाक्रम हाल ही में जब एनआईए ने इस पूरे की जांच की, इस घटना की, तो उसमें ये पाया गया कि यूपीआई एक मुख्य टूल बन के उभर रहा है भारत में, जिससे फंड की जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है आतंकवादी के लिए, वो एक मुख्य चैनल साबित हो रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में घटी घटना की जांच की शुरुआती जिम्मेदारी वहाँ की स्थानीय पुलिस की थी। उन्होंने इस बारे में जांच की, किंतु घटना की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि भारत सरकार ने उसकी जांच का जिम्मेदारी मुख्य रूप से एनआईए को दे दी। एनआईए भारत की मुख्य आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी है, जो भारत में कहीं भी आतंकवादी कोई घटना घटती है तो उसकी जांच करती है। उसके लिए स्पेशलाइज एजेंसी भारत सरकार ने उनको नियुक्त किया गया है। एनआईए ने अपनी जांच के दौरान कई सारी गिरफ्तारियां की। उसमें 2 मुख्य गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर के 2 स्थानीय नागरिकों को गिरफ्तार करने की थी, जिन्होंने इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकवादियों का जो मुख्य रूप से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए थे, खाने की चीज़ों प्रोवाइड कराई थी, पैसा प्रोवाइड कराया था, और जो लोकल गाइडेंस किसी भी बाहरी आतंकवादी ग्रुप को लगता है, वो सारा का सारा सपोर्ट इन 2 लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो उनको अरेस्ट किया और उनसे मिली जानकारी और कुछ इंटरनल सीआरपीएफ से मिली जानकारी के आधार पर एनआईए ने एक मुख्य गिरफ्तारी की 27 मई 2025 को, जिसमें उन्होंने सीआरपीएफ के एएसआई मिस्टर मोतीराम जाट को दिल्ली से गिरफ्तार किया। एएसआई मोतीराम जाट की गिरफ्तारी ने देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों में एक शॉक वेव पैदा कर दिया, क्योंकि मोतीराम जाट पर गिरफ्तारी का जो मुख्य आरोप था वो था उन पर पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों के लिए काम करने का लगाया हुआ मुख्य आरोप। कि उन पर आरोप ये लगाया गया था कि वो पिछले 2 साल से, यानी अक्टूबर 2023 से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे और उन्हें वो कई सारी खुफिया सूचनाएं जो कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के रूप में जानी जाती है, उनको प्रोवाइड कर रहे थे। दरअसल सीआरपीएफ का इंटरनल ऑपरेशन कुछ इस तरह से होता है कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया जाता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिनमें फोर्सेस की तैनाती, फोर्सेस का मूवमेंट और फोर्सेस द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद निरोधी ऑपरेशंस की जानकारी साझा की जाती है। इस तरह की सेंसिटिव जानकारियाँ उन्होंने कुछ पैसों के लिए अपने जो है पाकिस्तानी जासूसों को उन्होंने प्रोवाइड कर दी। इस बारे में ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर ये पूरे घटनाक्रम में मोतीराम जाट जो है अंदर से फंसे कैसे, क्या हुआ, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सीआरपीएफ का जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के अंदर क्या रोल है और आखिर सीआरपीएफ की नीड क्या है वहाँ पर, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक बड़ी संख्या में आर्मी की तैनाती जम्मू कश्मीर में है, तो फिर सीआरपीएफ की नीड क्या आती है। दरअसल भारत की सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा कुछ इस तरह से है कि भारत को किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए हमारी 3 मुख्य आर्म फोर्सेस हैं। इसके अंदर मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स है। अगर भारत को किसी बाहरी देश या किसी बाहरी ताकत से कोई खतरा है तो उसके अंदर सुरक्षा का जो प्रोवाइड कराने की मुख्य जिम्मेदारी है वो तीनों सेनाओं के तीनों अंगों पे आती है। यानी कि अगर समझिए 1971 के जैसा कोई वॉर होता है या 1965 या इंडो चाइना वॉर जैसा कोई मुख्य वॉर होता है, तो उसके अंदर तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी दिनों से आतंकवाद की समस्या चल रही है
तो उस आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए भी वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है सेना की तैनाती की गई है, जो कि अंदरूनी रूप से भी आतंकवाद से लड़ती है और उनके अंदर रोल पार्टिसिपेट करती है, और बाहरी यानी कि बॉर्डर एरिया में जो पाकिस्तान से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उनसे भी आर्मी लड़ती है। लेकिन धीरे धीरे आर्मी की प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ने से समटाइम्स ऐसा फील होता है कि उस एरिया में एक जो है सैनिक रूल जैसा महसूस होने लगता है। तो उसको वो फीलिंग नागरिकों में क्रिएट ना हो, इसके लिए धीरे धीरे आर्मी की प्रेजेंस को कम करके वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रेजेंस को सरकार ने बढ़ाया है, और यहीं से चालू होती है सीआरपीएफ की एंट्री। दरअसल इसके पहले, सीआरपीएफ की एंट्री के पहले ये जिम्मेदारी बीएसएफ को दी जाती थी। बीएसएफ बॉर्डर सुरक्षा का काम तो करती ही थी, साथ ही साथ इंटरनली आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन चलाने और आर्मी को असिस्ट करने का काम भी करती थी। किंतु कारगिल वॉर के बाद में धीरे धीरे बीएसएफ की ये जिम्मेदारी कम की गई और उनके ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सीमित कर दिए गए, और उसके बाहर के जो एरिया थे जिसमें एलओसी और बाकी का जो जम्मू कश्मीर का रीजन था, उसमें आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन चलाने और जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस को हेल्प करने के लिए सीआरपीएफ का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ा दिया गया। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी इंटरनल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन होते हैं, या किसी वीआईपी की सुरक्षा प्रदान करने होता है, या किसी एजेंसी द्वारा कोई मुख्य रूप से कोई समारोह किया जा रहा है, या कोई मुख्य इंडिपेंडेंस समारोह हो रहा है, या फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है, अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो इस तरह की जो मुख्य मुख्य इवेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सीआरपीएफ अपना रोल वहाँ पर प्ले करती है। वहाँ पर जो आर्मी है वो अपना रोल नहीं करती है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अंदर अगर आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन बॉर्डर के किनारे या बॉर्डर के नज़दीकी एरिया में होती है तो वो आर्म फोर्सेस प्ले करती है, और अगर सिटी के अंदर अंदरूनी एरियाज़ में अगर आतंकवादियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन कार्रवाई करनी है तो स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी की कमांड के अंदर मिल करके, तीनों मिल करके सामूहिक रूप से ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीआरपीएफ अपना रोल प्ले करती है। तो सीआरपीएफ की जिम्मेदारी यहाँ काफ़ी दिनों से बढ़ गई है और उनका रोल भी बढ़ गया है। तो सीआरपीएफ की ज़्यादा तैनाती की वजह से आपने देखा भी होगा कि हाल ही में पुलवामा में एक बड़ी घटना घटी थी, जब उनकी बसें जा रही थी तो उनके ऊपर एक आतंकवादी हमला हो गया था, जिसमें हमारे काफ़ी सारे सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे। अब इसके बाद हम लौट के आते हैं सीआरपीएफ के एएसआई मोतीराम की गिरफ्तारी के बारे में। मोतीराम दरअसल अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक जम्मू कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के एएसआई के रूप में तैनात थे। वहाँ पर उनको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने अपनी खबरें निकालने के लिए, सीआरपीएफ की इंटरनल खबरें निकालने के लिए हनी ट्रैप का शिकार बनाया, जो कि नॉर्मली सुरक्षा जो एजेंसियां होती है, जासूसी एजेंसियां होती हैं, उनका मुख्य हथियार होता है कि जो उनका टारगेट होता है उनको वो हनी ट्रैप का शिकार करते हैं। इस हनी ट्रैप के अंदर वो एक खूबसूरत लड़की को उसके पास भेजते हैं, संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, और वो लड़की उनको अपने जाल में, अपने प्यार के मोह पाश में फंसा लेती है और धीरे धीरे उनसे जानकारियाँ निकलवाने लगती है। सेम मोडस ऑपरेंडी आईएसआई ने यहाँ पर भी इस्तेमाल की और एक महिला के जरिए मोतीराम से संपर्क साधा। उस महिला ने अपने आप को चंडीगढ़ के एक मशहूर न्यूज़ चैनल के पत्रकार के रूप में प्रस्ताव किया कि मैं एक न्यूज़ चैनल के अंदर एक पत्रकार हूँ और मुझे वहाँ पर काफ़ी सारी खबरें टेलीकास्ट करनी पड़ती हैं, तो आप अगर मुझे कुछ खबर दे पाएँ, आपकी इंटरनल जानकारी दे पाएँ तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। शुरुआत दौर में मोतीराम ने वो जानकारियाँ नहीं दी, लेकिन जब उस महिला मित्र ने बार बार उनको मैसेज किए, बार बार उनको फ़ोन किया, तो वो मोतीलाल उसके अंदर फंस गए, उसके प्यार के जाल में फंस गए और उनको वो सब जानकारियाँ धीरे धीरे प्रोवाइड करने लगे। कुछ दिनों के बाद में उस महिला ने अपने बॉस के रूप में, अपने न्यूज़ चैनल के बॉस के रूप में एक और पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट को उनसे इंट्रोडक्शन कराया, और उस इंट्रोडक्शन के बाद से ही वो खबरें वो अपने बॉस को डायरेक्टली देने लगे, यानी कि जो आईएसआई के दूसरे एजेंट थे उनको सीधे मोतीराम खबर देने लगे। दरअसल इसी के बाद में ही आईएसआई उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने लगी। ये पैसे उनको सीधे कैश रूप में न दे करके यूपीआई के जरिए दिए जाते थे, क्योंकि सीधे उनके खातों से ट्रांसफ़र नहीं होते थे, बल्कि एनआईए ने जब इसकी जांच की, उनके खातों की जांच की और उनकी वाइफ के खातों की जांच की, तो उनको पता लगा कि दरअसल मोतीराम के खातों में पूरा पैसा देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से, देश के डिफरेंट स्टेट से अलग अलग खातों से ये पैसा आ रहा था। और ये पैसा किसी एक रूट से ना आकर के किसी एक चैनल से आने की बजाय डिफरेंट छोटे छोटे चैनल्स के माध्यम से वहाँ पर रूट किया जा रहा था, जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब इसकी इंटरनल डिटेल आखिर कैसे उन्होंने पता किया, क्या किया, तो जब उनके खातों की जांच की तो पता लगा
कि उनके खाते में हर साल हर महीने की 4 तारीख को 3,500 रुपये 3,500 का ट्रांजेक्शन होता था। और जब वो कोई मुख्य रूप से कोई खबर उनको प्रोवाइड करते थे पाकिस्तानी एजेंसियों को, जब छोटी मोटी खबर देते थे तो उनके खाते में 3,500 रुपये का ट्रांजेक्शन होता था। लेकिन जब कोई बड़ी खबर जैसे कि कोई आतंकवादियों का मूवमेंट कहाँ है इसके बारे में जानकारी अगर उनको है, या वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कब और कैसे होने वाला है इसके बारे में जानकारी उनको प्रोवाइड करना होता था, तो उसके खाते में लगभग 12,000 रुपये ट्रांसफ़र करते थे। तो दरअसल यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे भारत के कॉमन जो 3 रूट हैं, उन 3 रूट में पहला रूट होता था कि दुबई के एक दुबई का जो रूट है जहाँ से कई सारे इंडिया के जो व्यापारी हैं वो जब डील करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, तो वो उस डील के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन का हेल्प लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि समझिए भारत का कोई व्यापारी दुबई से कपड़ों का कोई कंसाइनमेंट भारत में मंगाता है, तो उसके लिए दुबई की जो कंपनी भारत में वो कंसाइनमेंट भेज रही है वो उसको इनवॉइस जनरेट करके भारत में भेजेगी। उस इनवॉइस का पेमेंट करने के लिए डायरेक्टली पेमेंट करने के बजाय इंटरमीडिएट्स के थ्रू पेमेंट होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए एक दुबई बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी है ए। ये ट्रेडिंग कंपनी एक लग्जरी बुटीक ऑपरेट करती है दुबई के अंदर, जो दूसरे कंट्रीज़ को बुटीक्स का एक्सपोर्ट करती है। अब इस कंपनी को इंडिया में बेस्ड, समझिए कोलकाता में बेस्ड एक कंपनी है बी, और ये बी कंपनी ए कंपनी को ऑर्डर प्लेस करती है 10,000 रुपीज़ के बुटीक का। ए कंपनी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है और ऑर्डर का शिपमेंट एक सी कंपनी के थ्रू, जो कि शिपमेंट का काम करती है, उसके थ्रू ऑर्डर का शिपमेंट इनिशिएट कर देती है। शिपमेंट इनिशिएट होने के साथ ही ए कंपनी अपने शिपमेंट किए हुए मटेरियल का इनवॉइस जनरेट करके बी कंपनी को भेज देती है। अब रेगुलर प्रोसेस के दौरान जब मल्टीपल ऑर्डर्स एक के बाद होते रहते हैं, उस समय डायरेक्टली बी कंपनी सीधा ए कंपनी को पेमेंट कर देती है। लेकिन समटाइम्स जब ए कंपनी को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करना होता है, या भारत में उनके जो टारगेट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको फंडिंग करना होता है, उस समय ए कंपनी इंडिया की जो बी कंपनी है उसको बोलती है कि आप हमें इस शिपमेंट का डायरेक्ट पेमेंट करने के बजाय हमारा जो शिपमेंट ट्रेडिंग पार्टनर है जो इंडिया बेस्ड ही है उसको आप ये पेमेंट भेज दीजिए। तो जो बी कंपनी है वो अब ए को डायरेक्ट पेमेंट करने के बजाय इंडिया में समझिए हैदराबाद बेस्ड कोई उनका ट्रेडिंग चैनल पार्टनर है उसको वो पेमेंट कर देती है। तो समझिए 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है तो वो हैदराबाद की एक शिपमेंट कंपनी को पेमेंट कर देती है। अभी जो हैदराबाद बेस्ड शिपमेंट कंपनी है ये कोई शिपमेंट कंपनी नहीं है, ये दरअसल एक ऑपरेटिव एजेंट है आईएसआई का, जो आईएसआई के लिए काम करता है। अब चूंकि बी कंपनी को ये पता नहीं है ये बात कि वो जो पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, वो कोई शिपमेंट कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो दुबई बेस्ड कंपनी है उससे कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका पेमेंट सेटल हो गया है। जब दुबई बेस्ड कंपनी हाँ बोल देती है तो उनका काम हो चुका होता है। लेकिन जो सी कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, वो उस पैसे का इस्तेमाल करती है उनके जो आईएसआई के लिए काम करने वाले जो एजेंट्स हैं जो कि डिफरेंट एजेंसियों के अंदर घुसे हुए रहते हैं, जैसे कि मोतीराम जाट, ऐसे लोगों को वो मंथली बेस उस अमाउंट में से ट्रांसफ़र करती रहती है। इन्हीं कंपनियों के जरिए मोतीराम जाट को ट्रांसफ़र किया जाता था हर महीने 3,500 रुपये। तो ऐसी ये एक कंपनी नहीं थी इंडिया के अंदर, ऐसे और कई मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर थे जो बाहरी कंपनियों से ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, बुटीक्स का बिजनेस करते थे या कपड़ों का बिजनेस करते थे। ऐसे इन्वॉल्वमेंट के अंदर वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स में से कोई 1 या 2 ट्रांजेक्शन ऐसे भी करते थे जिससे वो किसी इंटरमीडिएटरी को पेमेंट के जरिए अपने जो एजेंट्स थे उनको पेमेंट होता था। ये एक चैनल रहता था। दूसरा एक चैनल इसके जरिए होता था जिसके अंदर प्राइवेट रेमिटेंस चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्राइवेट रेमिटेंस चैनल क्या होते हैं, तो भारत के अंदर भारत सरकार जो है माइग्रेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि माइग्रेंट्स जो होते हैं डिफरेंट स्टेट से, कई सारे जो मजदूर होते हैं वो दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, तो उनके पास समटाइम्स जो है मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अकाउंट नहीं होते हैं, या बैंक अकाउंट होते हैं तो शायद वो उनका वर्किंग आवर्स इस तरह होता है कि वो बैंक में जा नहीं पाते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट जो है आरबीआई के थ्रू इंटरमीडियरीज क्रिएट करता है। ये इंटरमीडियरी क्या करते हैं कि ये लाइसेंस रहते हैं इनके पास में, और ये उन पीपल से जिनको अपना पैसा गाँव में ट्रांसफ़र करना है उनसे कैश अमाउंट लेते हैं, उससे उनका जो केवाईसी करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ पर पैसा भेजना है उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसका लेज़र में रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको ट्रेल किया जा सके, उसकी जानकारी ली जा सके।
तो यहाँ पर समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं कि लीगल ट्रांजेक्शन करने के साथ साथ अपना जो कमीशन इनको मिलता है उस ट्रांजेक्शन में, उस पूरे के पूरे कमीशन को इनको अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। तो उसको पूरा बचाने के लिए समटाइम्स ये इलीगल रूट का इस्तेमाल करता है। इलीगल रूट मीन्स ये जो पर्सन पैसा डिपॉजिट करने आता है उससे पैसा तो लेते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कहीं पर भी, और उसको उस जो गवर्नमेंट ऑथराइज चैनल है उसके जरिए ट्रांसफ़र करने के बजाय अपने पर्सनल गूगल पे अमाउंट या दूसरा कोई जो यूपीआई होता है उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे समझिए आप मेरे पास पैसे जमा करने आए, मैं गवर्नमेंट का ऑथराइज लाइसेंसी हूँ, मैंने पैसा आपसे लिया और मैंने रूट के थ्रू करने के बजाय मेरे गूगल पे से आपके गांव में ट्रांसफ़र कर दिया। अब पूरा का पूरा पैसा मेरे पास है, तो मैंने पूरा का पूरा कमीशन अपने पास रख लिया। तो इस वाले चैनल का इस्तेमाल समटाइम आईएसआई जो एजेंसी है वो और उनके एजेंट इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर। वो ऐसे एजेंसियों के पास जाते हैं, उनको अपना केवाईसी वगैरह कुछ देते नहीं है, उनको अपना कैश अमाउंट देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस आदमी के खाते में अपने पर्सनल अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, और वो ऐसा कर भी देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर समटाइम्स कभी जांच एजेंसियों के रडार में कोई आता है तो वो जो पार्टी है आईएसआई के एजेंट से वो उसके रडार में कभी नहीं आएंगे। एक तो पैसा लेने वाला जिसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो पकड़ा जाएगा, और एक ही जो इंटरमीडियरी है जो कि इनोसेंटली छोटा सा कमीशन बचाने के चक्कर में ये काम कर देते हैं इलीगल रूट से, ये पकड़े जाएंगे। इसमें चूंकि पैसे देने वाले ने अपनी कोई जानकारी शेयर नहीं की है तो वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। तो यूपीआई के जरिए वो अपने जो एजेंट्स की शील्ड का तौर पे काम कर जाते हैं और फंस जाते हैं बीच के छोटे छोटे इंटरमीडियरीज जो अपना कमीशन बचाने के चक्कर में ये काम कर जाते हैं। तो ये दूसरा चैनल है। एक तीसरा चैनल जो सबसे घातक है वो है इनोसेंट सिविलियन जो है, जो इंडिविजुअल पीपल है उनको टारगेट किया जाता है। समझिए इसके अंदर ऐसा होता है कि आप किसी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके सामने एक आदमी है वो भी ट्रैवल कर रहा है, और वो अचानक से आपको बोलता है कि सर ऐसे ऐसे हो गया है कि मेरे घर पे मेरे बेटे को अर्जेंटली 10,000 रुपीज़ की नीड है, और मेरे पास तो गूगल पे नहीं है, मैं तो आता भी नहीं है मेरे को चलाना। आप अगर मेरी हेल्प कर दें, आपके गूगल पे से अगर आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो मैं आपको 10,000 कैश दे देता हूँ। अब आप सोचते हैं कि हाँ ये तो इतना तो कर ही सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब आप उससे कैश ले लेते हैं और आप अपने जीपे से वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब चूंकि आपको यहाँ पर पता नहीं है कि आपने जिस खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया वो जेन्युइनली उस आदमी का बेटा है, रिलेटिव है भी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, यू नेवर नो। तो ऐसे में आपका लिंक उस टेरर लिंक के अंदर बन जाता है, उस जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसमें आपका नाम चला जाता है। तो अगर कभी जांच एजेंसियों के रडार में वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, समझिए जो जाट के खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, मोतीलाल जाट के खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ उसमें आपके जरिए पैसा ट्रांसफ़र हुआ हो, तो जांच एजेंसियां जब मोतीलाल जाट को पकड़ेगी तो वो आपके पास भी पहुंचेगी और आपको भी अरेस्ट करेगी। और ऐसा अरेस्ट इस केस में भी हुआ है जिसमें 2 ट्रेन के अंदर ट्रेवल करने वाले इंडियन नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। तो समटाइम्स अगर आप इनोसेंटली जानबूझ के फंसे उसकी बात अलग, लेकिन इनोसेंटली भी अगर आप इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो आप इन चीज़ों में फंस सकते हैं। ऐसा दूसरा एग्जांपल ऐसा भी होता है कि आप किसी एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं पैसे निकालने के लिए, और उसके पास वाली लाइन के अंदर लोग पैसा डिपॉजिट करने के लिए आए हुए हैं, और वो पैसा डिपॉजिट करने वाला बोलता है कि आप पैसा निकालने आए हैं और मुझे पैसा डिपॉजिट करना है, तो एक काम करता हूँ मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ, या जो भी पैसा आपको निकालना है उतना मैं आपको दे देता हूँ, आप ये पैसा मेरे गूगल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप बोलेंगे चलो ठीक है, मैं लाइन से बचने से अच्छा है कि मैं धूप में खड़ा हूँ, उससे अच्छा इससे पैसे ले लेता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो आप वो ट्रांजेक्शन जब कर देते हैं तो आप उस समय तो कर देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन आपके लिए कभी कभी बहुत खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन से हमेशा जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, जिन लोगों को आप पहचानते नहीं हैं, ऐसे अननोन लोगों से इस तरह का ट्रांजेक्शन करना खतरनाक हो जाता है। तो मोतीराम जाट को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल किया। इंडिया के अंदर अलग अलग लोगों को, अलग अलग एजेंसियों को, अलग अलग बिजनेस एजेंटों को टारगेट किया। एक और रूट इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ जिसमें यूपीआई का यूज़ हुआ है वो है बैंकॉक के अंदर जो टूरिस्ट हमारे जाते हैं उन टूरिस्टों के अंदर एक्सचेंज रेट, बढ़िया एक्सचेंज रेट का लालच दे करके उनको ट्रैप किया गया। समझिए मैं बैंकॉक के अंदर छुट्टी मनाने गया और मेरे पास कुछ थाई बात बच गए। अब थाई बात जब मैं वापस ट्रांसफ़र करूँगा तो उसका एक ट्रांजेक्शन रेट होता है, एक थाई बात का लगभग 2.5 रुपये 2.5 रुपीज़ उसका ट्रांजेक्शन रेट होता है। तो वहाँ पर बैंकॉक के अंदर मुझे जो एजेंट होते हैं वो बोलते हैं कि आपको 2.5 की जगह हम 3 रुपीज़ ऑफर करते हैं, आप ये थाई बात हमको दे दीजिए, और वो पैसा आपको हम आपको आपके अकाउंट में सीधे इंडिया के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो उस समय ज़्यादा एक्सचेंज का ऑफर दे करके वो 10,000 थाई बात मैंने उनको दे दिया,
उसके बदले में उन्होंने मुझे जो 30,000 है या जो भी अमाउंट मेरा बनता है वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इंडिया में वो डिपॉजिट करेंगे, लेकिन वो पैसा वो बैंकों से ट्रांसफ़र करने के बजाय इंडिया में बैठे किसी एजेंट से मेरे खाते में ट्रांसफ़र कराएंगे और वो उस एजेंट को उसके बदले में कुछ कमीशन देंगे। लेकिन जो एजेंट इनके लिए ये काम कर रहा है वो रेगुलरली ये काम करता रहता है और इसी प्रोसेस में जब वो कई सारे ट्रांजेक्शन करता है तो बीच बीच में ये लोग उनसे अपने हैंडलर्स जो होते हैं इंडिया के अंदर, जो आईएसआई के लिए काम करते हैं, जो उनके एक तरह से जो ट्रैप होते हैं लोग, उनको भी ट्रांजेक्शन करने के लिए उन रूट्स का वो लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यूपीआई का ये लोग एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ये अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखते हैं, लेकिन इंटरमीडियरीज लोग जो जाने या अनजाने तरीके से उसके अंदर फंस रहे हैं वो उस रूट के जरिए इन सब एजेंसियों के चंगुल में फंस जाते हैं, आईएसआई के चंगुल में फंस जाते हैं और जांच एजेंसियों के भी रडार में आ जाते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से हम लोगों को भी सबक लेने की ज़रूरत है कि आप अगर यूपीआई के यूज़र हैं तो आपको कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पर अननोन लोगों से यूपीआई के ट्रांजैक्शन करने से बिल्कुल बचना चाहिए। और जांच एजेंसियों को भी इस बारे में, देश की जो डिफरेंट एजेंसियां हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है, उनको भी इस बारे में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि इस तरह के घटनाक्रम जब दोबारा हो तो भारत के जो इनोसेंट नागरिक हैं वो उसके अंदर नहीं फंसे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी जानकारी यहीं तक सीमित करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी राय दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो डिफरेंट देश के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के वाइड रेंज ऑफ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, आगे भी आते रहेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।